मौसम अब खुल गया है, धूप में चमक है और दिन में तो गर्मी महसूस होने लगती है। रात अलबत्ता खुशगवार हो जाती है। हमारे यहाँ फसलों के दो रिवायती सीज़न होते हैं, रबी और ख़रीफ। रबी की फसलें सर्दियों में बोई और गर्मियों में काटी जाती हैं। हम अब रबी के दूसरे हाफ में हैं। नज़ीर अहमद के तरबूज के पौधे अब बड़े हो गए हैं, उनकी बेलें फैल रही हैं। मौसम अब क्योंकि गर्म और पौधों की ग्रोथ के लिए साजगार हो गया है, इसलिए उन्होंने प्लास्टिक के टनल हटा दिए हैं। कई पौधों में फ्लावरिंग और कई में फ्रूटिंग भी शुरू हो चुकी है। लेकिन साथ ही पौधों पर पेस्टिसाइड स्प्रे भी जारी व सारी हो चुका है। फल हो, सब्जी हो या कोई भी और फसल, कीड़े मार स्प्रे से अब किसी को छुटकारा नहीं। हर मौसम, हर दिन गांव में कोई न कोई जहर किसी फसल पर स्प्रे हो रहा होता है। वो गांव की खालिस हवाओं वाले किस्से बस अब पुरानी कहानियों में ही मिल सकते हैं। पर सिला इतने ते हुण फ्रूटिंग हो रही है जी, इन्हां दे स्प्रे वगैरह असीं कर रहे हैं जी। तकरीबन 3 ਤੋਂ 4 दिन बाद असीं स्प्रे करने हैं जी। इस वजह तो बई इहदी फ्रूटिंग किहड़ी ना कि कामयाब हो जाए, क्योंकि इन्हां नूं डंग वाला स्प्रे करना पैंदा भी, वो डंगी स्प्रे मर जाए तो फिर उस तो हर 3-4 दिन बाद स्प्रे करना पैंदा है। हाँ जी, हर 3-4 दिन बाद स्प्रे ना करिए तो उस तो बाद कामयाब ही नहीं होंगे जी। तकरीबन 2 महीने करना पड़ेगा हर 3-4 दिन बाद। ये तो लगातार ही तकरीबन सानूं स्प्रे करना पैना 2 माह लगातार। 2 माह से तकरीबन तरबूज ने रहना ना 2-3 बंदे मुस्तकिल लगे ही रहणगे डेली स्प्रे करते रहते हैं जी। ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੀਜ ਸਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੁੰਦਾ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ औसत ਵੀ नहीं ज़्यादा नहीं होती। हमारी रिवायती ज़राअत में एक अहम प्रैक्टिस मिक्स क्रॉपिंग भी थी, यानी 2 अजनास को इकट्ठा एक ही खेत में बोना। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे के लिए खाद का असर रखती हैं। हमें अब तक इसकी सिर्फ एक ही निशानी नज़र आई है, जब बरसीन चारा और सरसों इकट्ठे बोई जाती हैं। बरसीन जल्दी तैयार हो जाती है। इसकी कटाई करते हुए किसान सरसों के पौधे बीच बीच में छोड़ते जाते हैं। ऊपर से काटी गई बरसीन के पौधे दोबारा उगाते हैं। इस तरह उन्हें कई बार काटा जाता है, जबकि बीच में छोड़ी गई सरसों मुसलसल बढ़ती रहती है। अब सरसों पककर तैयार हो चुकी है और उसकी कटाई हो रही है। हर घर के सहन में सरसों के पौधों का ढेर सूख रहा है। इसको डंडों की मदद से झाड़ कूट कर उसकी फलियों से सरसों के बीज अलहदा कर लिए जाएंगे और फिर कोल्हू से उनका तेल निकलवा लिया जाएगा। बच जाने वाला फोक यानी खल मवेशी शौक से खाते हैं। ऐसा कोई घर नहीं जो सरसों ना उगाता हो। कुछ तो इसे बरसीन चारे में मिक्स करने के अलावा अलहदा फसल के तौर पर भी उगाते हैं। लेकिन मुझे हैरत है कि ज़राअत शुमारी के सरकारी खातों में मैंने इस फसल का जिक्र बहुत ही कम पढ़ा है। ये बात मुझे इसलिए भी खटकती है कि तेल खाने की वो वाहिद अहम शय है जो हम अपनी ज़रूरत से बहुत कम पैदा करते हैं और हमेशा बाहर से इंपोर्ट करते हैं। 12-11 में तेल का ये कोल्हू तो कोल्हू के बैल के बगैर ही चलता है। हाँ, अलबत्ता 2 डेरों पर चारा काटने के ये पुराने टोके अभी तक काम कर रहे हैं। टोका ऐसी मशीन है जिसके बगैर गांव का कोई घर मुकम्मल नहीं। पहले ये हाथ से या बैल से चलता था और अब बिजली की मोटर से। टोका बहुत जालिम मशीन है। हमारा गांव का कोई विज़िट ऐसा नहीं गुज़रा जिसमें हमें इसका कोई ना कोई शिकार नया बंदा ना मिला हो। इरफाक साहब है की होया सी बस मशीन दे विच ही है। न जाने ये टोका कितने ही लोगों के उंगलियां अंगूठे काट चुका है। नूर बेज़मीन खेत मजदूर है। उसका ऐन जवानी में हाथ टोके में आ गया था।
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਡੰਗਰਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਗਿਆ। नूर अब दूसरे किसानों का हाथ बटाकर उनके चारे में से हिस्सा लेता है और चंद मवेशी पालकर अपनी गुजर बसर करता है। ये बात हैरानकुन है कि कभी किसी को ये ख्याल क्यों नहीं आया कि टोके का डिज़ाइन बेहतर करके उसको कुछ महफूज बना दिया जाए। गांव में ऐसे खेत मजदूर काफ़ी हैं जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं, लेकिन गाय भैंसें उन्होंने भी रखी हुई हैं। ये मवेशी भी उन्हें ज़्यादातर ज़िम्मेदारों ने एक मुआहदे के तहत दिए हुए हैं जिसे अध या अधियारा कहते हैं। वैड़ी खड़ी ਉਹਦੇ ਚੱਕਰਾ ਉਹਨਾਂ 10000 ਰੁਪਈਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੈੜੀ ਕਾਲੀ ਖੜੀ ਗਏ। ਅੱਛਾ 10000 ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਵੰਡੀ ਵੱਕੀ। 10000 ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 10000 ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸੱਜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 10000 ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਛਾ 10000 ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਧ ਮੇਰਾ ਅੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ ਹੈ ਫਰਕ ਕਰ ਹਾਂਜੀ। ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 10 ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 10 ਲੈ ਲੈ, ਬਾਕੀ 90 ਰਹਿ ਗਿਆ। 90 ਰਹਿ ਗਿਆ। 45 ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ 45 ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਲਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ? ਪਾਲਣੀ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਪੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਪਾਲਣੇ ਨੇ। ਪਾਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੂਈ ਵੱਢਣੀ ਗਾ। ਤੇ ਅਧਿਆਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਗੱਦੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ? ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਛੀ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ? ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਅੱਧ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੱਧ ਹੈ? ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅੱਧ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਧਿਆਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਜੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, 2 ਹਿੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੀਸਰਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜੋ ਨਵੀਂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੋਈ ਤੋਂ ਜੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ 2 ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲੈਂਦੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, 2 ਹਾਂਜੀ, ਹਿੱਸੇ ਹਾਂਜੀ। 2 ਹਿੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਛੀ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਅੱਧ ਹੈ ਜੀ। अच्छा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ और ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ। जानवर इन लोगों का वाहिद प्रोडक्टिव रिसोर्स हैं। आज हम इस डेरे पर इस खेत मजदूर से अफसोस करने आए थे। उन्होंने कुछ अरसा पहले ही नकद पैसे अदा करके एक गाय अध से छुड़वाकर अपनी मलकियत में ली थी, जो कल रात 8 दिन का बच्चा छोड़कर फौत हो गई। ਰੱਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਹੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਾ, ਗਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇੱਕ। ਅੱਛੀ ਸੋਹਣੀ ਤਗੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਗਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਨਾ ਸੰਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਗਾਂ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਗਾਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਥੱਲੇ ਆ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਡੰਗਰ ਬਾਹਰ ਜੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੀ ਪਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। 200 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਰੱਖਤਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆ 2 उन्होंने बाद में मुझे अपनी गुजरी हुई गाय की ये तस्वीरें व्हाट्सएप की। गंदम की फसल अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है। इसमें सिट्टे भी आ गए हैं जो अभी हरे और कच्चे हैं। हमारे अगले विज़िट तक ये गोल्डन हो जाएंगे।
इस बार एक अजीब बात ये देखी कि किसान कच्ची गंदम काटकर जानवरों को चारे के तौर पर खिला रहे हैं। अब खालिद जैसे किसान जिनकी गंदम घर की ज़रूरत बमुश्किल पूरी करती है, उनके लिए तो ये अपने मुँह का निवाला मवेशियों को खिलाने के बराबर है। ਇਹ ਕਣਕ ਜੀ ਇਹ ਆ ਤੂੜੀ ਦੀ ਛਾਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਡਈ। ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਤਾ। तूड़ी की शॉर्टेज की शिकायत तो सबको थी, लेकिन वजह किसी को मालूम नहीं थी। हमने इसका खोज लगाने के लिए तूड़ी के नज़दीकी सेल सेंटर पर जाने का फ़ैसला किया। ये यहाँ से कोई 12 किलोमीटर दूर चीचावतनी शहर में है। 12 किलोमीटर तो लाहौर में घर और ऑफिस का दरमियानी फासला होता है। ये शहर और आसपास के गांव आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों की इकॉनमी एक दूसरे पर मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट है। शायद इन छोटे शहरों और आसपास के देहातों को मिलाकर आबादी का एक ही यूनिट मानना चाहिए। मोहम्मद नज़ीर तूड़ी की बेलें बनाकर फ़रोख्त करने का बिज़नेस करते हैं और आजकल बिल्कुल फारिग हैं। ਅੱਛਾ ਤਨਵੀਰ, ਕੀ ਬਣੀ ਤੂੜੀ ਨੂੰ? ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ੋਰੀ ਤੂੜੀ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ। ਸਰ ਬਸ ਉਹ ਤੂੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਫਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ? ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਤੇ ਖਿਲਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਚਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਚਰਾ ਤੇ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ हाँ। ਫਿਰ ਤੂੜੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾਈ। ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾਈ। अगली किस्में देखिए। सर मुंडाने पर ओले पड़ना भी कोई मसला है। असल नुकसान तो तब होता है ਜਦੋਂ ਪੱਕੀ ਤੇ ਗੜੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਕਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਰੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। कपास में नुकसान उठाने वालों ने आलू में पनाह ढूंढी, लेकिन आलू से मार खाने वाले कहाँ जाएं? 12-11 अब भी हमारी फौज को घोड़े सप्लाई करता है। और ये दीपालपुर जैसे छोटे शहर में क्रिकेट की प्रीमियर लीग, ये कब कैसे हुआ?